जब मैंने अपने लकवाग्रस्त ससुर को नहलाने के लिए उनके कपड़े उतारे तो एक निशान देखकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि वो आदमी मेरा ससुर नहीं था, वो मेरा अतीत था। जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मैंने अपने लकवाग्रस्त ससुर को नहलाया, लेकिन जैसे ही मैंने उनके कपड़े उतारे मैं ठिठक गई और फिर एक ऐसे शख्स के सामने घुटनों पर गिर पड़ी जिसने मेरे अतीत का दफन रहस्य उजागर कर दिया। ईसा अपने पति रोहन से बेहद प्यार करती थी। वो एक स्नेही और शांत स्वभाव की पत्नी थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी दिल्ली के पास गाजियाबाद में बने एक बड़े लेकिन शांत घर में बीत रही थी, जहां वे रोहन के पिता देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ रहते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें कुछ साल पहले स्ट्रोक आया था। उस स्ट्रोक में देवेंद्र प्रताप सिंह के पूरे शरीर को लगभग निष्क्रिय कर दिया था। वह बोल सकते नहीं थे, न हाथ पैर हिला सकते थे। दिन भर बस बिस्तर पर पड़े छत को देखते रहते, मानो अपनी ही देह में कैद हो गए हो। शादी से पहले ही रोहन ने ईसा से एक बात बहुत गंभीरता से कही थी, एक ऐसी बात जिसे ईसा कभी भूल नहीं पाई। ईसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रोहन ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा था। लेकिन मेरी एक विनती है, जब मैं घर पर न रहूं तो तुम कभी भी पापा के कमरे में मत जाना और उन्हें कपड़े बदलाने या नहलाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। ईसा चौंक गई थी। क्यों? उसने हैरानी से पूछा। मैं उनकी बहू हूँ, मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। रोहन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, पापा के लिए एक प्राइवेट नर्स है, उन्हें पसंद नहीं कि कोई और उन्हें इस हालत में देखे। उन्हें बहुत शर्म महसूस होती है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी इस इच्छा का सम्मान करो। लेकिन प्लीज ईसा, रोहन ने उसकी बात काटते हुए कहा। इस बात आवाज और भारी थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। ईसा ने अपने पति से प्यार किया था और प्यार में कभी कभी सवालों को भी चुप करा दिया जाता है, इसलिए उसने रोहन की बात मान ली। 2 साल की शादीशुदा जिंदगी में ईसा ने एक बार भी अपने ससुर के शरीर को नहीं देखा। महेश, जो कई सालों से देवेंद्र प्रताप सिंह की देखभाल कर रहा था, वही रोज उनके डायपर बदलता, उन्हें खाना खिलाता और नहलाता था। सब कुछ इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन रोहन को 3 दिनों के लिए सिंगापुर बिजनेस ट्रिप के लिए पर जाना पड़ा। पहला दिन सामान्य था, घर शांत था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन दूसरे दिन अचानक ईसा का फोन बजा। वह महेश का संदेश था। मैडम ईसा, माफ कीजिएगा, मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, मैं अभी अस्पताल में हूँ। आज मैं बाबूजी की देखभाल करने नहीं आ पाऊंगा। संदेश पढ़ते ही ईसा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कई लोगों को फोन किया, आसपास पूछताछ की, किसी अस्थायी नर्स की तलाश की। लेकिन इतनी कम सूचना में कोई भी उपलब्ध नहीं था। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कांपते कदमों में वह पहली बार अपने ससुर के कमरे में दाखिल हुई और जो दृश्य उसने देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। बुजुर्ग के डायपर गंदे हो चुके थे, कमरे में बदबू फैली हुई थी, उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। उनके गले से हल्की सी कराह निकल रही थी, जैसे वह बेबसी में मदद मांग रहे हो। ईसा की आंखों में आंसू भर आए। ये भगवान, उसने कांपते आवाज में फुसफुसाया, मैं बाबूजी को इस हालत में नहीं छोड़ सकती।
जब तक रोहन लौटे उसे पता था कि रोहन बहुत नाराज होगा, लेकिन उस पल एक पत्नी की आज्ञाकारिता से बड़ा उसकी इंसानियत का धर्म था, और भगवान की नज़रों में सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य। मुझे माफ कर देना रोहन, उसने धीमे से कहा, लेकिन मुझे आपके पापा को साफ करना ही होगा। ईसा ने एक तसला गुनगुना पानी साफ तौलिया और उनके लिए एक नए कपड़े लाकर रख दिए। उसने बहुत सावधानी से देवेंद्र प्रताप सिंह के कपड़े उतारने शुरू किए, लेकिन तभी वह अचानक ठिठक गई, जैसे समय उसी पल थम गया हो। बुजुर्ग के शरीर पर बने एक पुराने निशान को देखते ही उसकी आंखें फैल गई, उसके हाथ कांपने लगे, सांस अटक गई, घुटनों में जैसे जान ही नहीं रही, और फिर धीरे धीरे वह फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने उसके अतीत की परतें खुलने लगी, एक ऐसा रहस्य जिसे वह वर्षों पहले खो चुका सच मान चुकी थी, एक ऐसी सच्चाई जो अब उसी कमरे में उसी बिस्तर पर उसकी आंखों के सामने जीवित पड़ी थी। ईसा की आंखें उस निशान पर जमी रह गई। वो कोई साधारण निशान नहीं था, वो एक जलने का पुराना दाग था, ठीक वैसा ही जैसा उसने सालों पहले देखा था। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये कैसा हो सकता है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने एक पुरानी रात का मंजर घूम गया। वो सिर्फ 16 साल की थी, एक मेले में भीड़ में बिछड़ गई थी, डरी हुई, रोती हुई। तभी एक आदमी आया था। उसने उसे भीड़ से बचाया, उसे सुरक्षित घर पहुंचाया और जाते वक्त उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा कभी डरो मत, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। उस आदमी के हाथ पर भी यही निशान था। ईसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाबूजी, उसके होठ कांपे। देवेंद्र प्रताप सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उनकी उंगलियां हल्की सी हिली, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो, और तभी दरवाजा जोर से खुला। रोहन खड़ा था। ईसा, उसकी आवाज गूंज उठी, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने से। ईसा कांपते हुए उठी, उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन, ये तुम्हारे पापा नहीं है सिर्फ। रोहन गुस्से में था, लेकिन ईसा की हालत देखकर ठिठक गया। क्या मतलब? ईसा की आवाज टूट गई। ये वही इंसान है जिन्होंने मेरी जिंदगी बसाई थी जब मैं बच्ची थी। कमरे में सन्नाटा सा गया। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम ये क्या कह रही हो? ईसा ने उस निशान की ओर इशारा किया। मैं ये निशान कभी नहीं भूल सकती। अगर उस समय उस दिन ये नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। रोहन की आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे धीरे अपने पिता के पास गया, उनका हाथ पकड़ा। पापा, आपने कभी बताया क्यों नहीं? देवेंद्र प्रताप सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। उन्होंने कभी अपने अच्छे काम का श्रेय नहीं लिया, उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं बताई, और शायद इसी वजह से रोहन हमेशा चाहता था कि कोई उनके करीब न जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके पिता की कमजोर हालत में कोई उनका अतीत देखे। ईसा रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई। आज मैं आपकी बहू नहीं, आपकी वही बेटी हूँ जिसे आपने कभी बचाया था। उस दिन के बाद ईसा ने सिर्फ बहू का फर्ज नहीं निभाया,
बल्कि एक बेटी बनकर उनकी सेवा की। और रोहन उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता सिर्फ एक बीमार इंसान नहीं थे, वो एक अनसुने हीरो थे। कभी कभी जिंदगी हमें उन्हीं लोगों के पास वापस ले आती है जिनका कर्ज हम जन्मों तक नहीं चुका सकते। ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।